हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएस और कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ फ्रॉम अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें से हम चैप्टर डिस्कस करेंगे टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें हम बेसिकली कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर से हमारा जो एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आएगा। और जनरली कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, तो हमें दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। चाहे कंपैरेटिव का क्वेश्चन आ जाए, चाहे कॉमन साइज का क्वेश्चन आ जाए, आपको दोनों क्वेश्चन आने चाहिए उस कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, इट मीन 100% स्कोर करना है। ये नहीं होना चाहिए कि हमने चैप्टर जो है पढ़ लिया और सैम्पल पेपर देखा कि उसमें ऑप्शन में एक क्वेश्चन है तो कोई एक टॉपिक हमने तैयार कर लिया ना। दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करें ताकि आपको कहीं भी ये गुंजाइश ना रहे कि भाई ये नंबर मेरा कट गया, या मुझे ये टॉपिक आता था और इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आया, दूसरे का क्वेश्चन आ गया और मैं ये अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो मेरा मोटिव है आप लोगों के साथ जुड़ने का, आप लोगों को अपने साथ जोड़ने का, कि भाई हम 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स स्कोर करें। और उसके लिए मैं अलग अलग बुक से आप लोगों को अलग अलग चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ। रीजन बीइंग कि मुझे जिस बुक में जो चैप्टर बहुत ही अच्छा लगता है, मैं उस बुक से उस चैप्टर को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर तो मैं कहूँ क्या, इसमें तो सारे ही चैप्टर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड है, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ जाते हैं कि सर हमारे को डीके गोयल सर से ये चैप्टर करा दीजिए। इसलिए मैं अलग अलग बुक्स को जो है ना तवज्जो देता हूँ। जो जिस बच्चे की जैसी डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंगली मैं बुक में से चैप्टर क्या कर देता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। चलिए आज के चैप्टर को शुरुआत करते हैं, और चैप्टर का नाम है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चलिए चैप्टर है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और आज इसमें हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट रखेंगे। यू कैन से दैट कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या कौन कौन सी टर्म्स हम इसमें यूज करने वाले हैं। फिर इतना ही पार्ट हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कल फिर हम इसका फुल फ्लैज एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखिए हम अगर बात करें टूल्स के बारे में और वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि होती क्या है, वो स्टेटमेंट्स जिनमें हम लोग बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सब यूज करते हैं ना। अब ये स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो इनको जो ना एक सिंपल वे में प्रेजेंट करने के लिए हमें इनका एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई ये किस तरीके की रिपोर्ट्स हमें प्रेजेंट कर रही हैं। तो उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए, उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स दिए गए हैं। उन टूल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास टूल्स में कौन कौन से टूल्स आते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग टूल, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, राइट। ये सब टूल्स हमारे पास आते हैं, या ट्रेंड एनालिसिस आप कह सकते हैं। तो जिनके बिहाफ पर हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में यदि बात करें तो पहला पॉइंट है इसका इंट्रोडक्टरी। दूसरा कौन कौन से टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हैं। तीसरा उसकी यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। तीसरा फोर्थ वन इंटरफर्म और इंट्राफर्म में क्या अंतर है, इनमें कंपैरिजन करेंगे। टूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इन दो के अलावा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके अलावा और कौन कौन से टूल है उनके मीनिंग पर फोकस करेंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, और कॉमन साइज आपका बैलेंस शीट क्या होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अगर स्टार्ट करने तो उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी है, उन बातों को ध्यान से समझिएगा। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस आर कंपेयर्ड विद अनदर बिजनेसेस, इट इज़ नोन एज इंटर फर्म कंपेरिजन। ध्यान रखिएगा, जब भी एक बिजनेस अपने फर्म का कंपैरिजन दूसरी फर्म के साथ करता है या दूसरे बिजनेस के साथ करता है तो उसे क्या कहते हैं, इंटर फर्म कंपेरिजन। और यदि एक फर्म अपने डाटाज का अपने प्रीवियस ईयर के डाटाज के साथ कंपैरिजन करे तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रा फर्म कंपेरिजन, राइट। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑफ 2 or more years आर कंपेयर्ड, इट इज नोन एज इंट्रा फर्म कंपेरिजन, राइट। थर्ड वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो आपकी मदद करता है किसमें, फॉर द फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। हालांकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये एस्टिमेशन रिजल्ट देता है। दूसरा डिसीजन मेकिंग में, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डिसीजंस भी लेते हैं।
फिर फोर्थ वन पॉइंट है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रिवेन्यू अर्न बाय बिजनेस फर्म फ्रॉम द मेन रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। अभी रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, जैसे नेट सेल्स, ट्रेडिंग कमीशन, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल ऑफ स्क्रैप एटसेट्रा। यानी कि जब भी आप बिजनेस की एक्टिविटीज से कोई इनकम कमाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, यानी रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, इसमें परचेज सेल्स हम बेसिकली शामिल करके चलते हैं। अदर इनकम, अदर इनकम के बारे में यदि बात करें तो रिप्रेजेंट दोज इनकम्स विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा। देखिए ये जो इनकम्स हैं ये अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस की ऑपरेशन से संबंधित ये इनकम से नहीं है, बिजनेस इनमें कोई डीलिंग नहीं करता। इसके बावजूद यदि फर्म को ऐसी इनकम होती हैं तो उनको बोलते हैं या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये तो ये इन्वेस्टिंग इनकम कहलाती हैं या ये फाइनेंसिंग इनकम कहलाती है, राइट। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग ये तीन प्रकार की एक्टिविटी बिजनेस में बेसिकली होती है। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जो इनकम स्टेटमेंट है उसके पॉइंट्स हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम वहाँ यूज करते हैं, अदर इनकम हम वहाँ यूज करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात की जाती है तो उसमें मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमने प्रोडक्शन किया है, जो हमारा प्रोडक्शन होगा उसमें जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है उससे रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको यदि हमें कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो इट विल शोज द, ये हमें क्या बताएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। चलिए अकाउंटिंग टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स यूज करेंगे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो यूज करने वाली अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनमें सबसे पहली टर्म हम यूज करने वाले हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के बारे में, और फिर उसके बाद बात करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में। और मेनली यही चार स्टेटमेंट हमें तैयार करनी है, इन्हीं में से हमारा एक क्वेश्चन आएगा, या तो कॉमन साइज और कंपैरेटिव दोनों और में आते हैं। और 3 नंबर का क्वेश्चन इस बार हमारे एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है उसके अंदर ये 3 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। आइए इनके मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स कैन बी ऑफ इंक्रीजिंग वे, ट्रेंड्स कैन बी ऑफ डिक्रीजिंग वे, ट्रेंड्स कैन बी ऑफ कॉन्स्टेंट वे, राइट। बढ़ते क्रम में हो सकते हैं, घटते क्रम में हो सकते हैं, या कांस्टेंट वे में हो सकते हैं, या फिर जिगजैग भी हो सकते हैं, ऐसे कि बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। यानी अगर बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीजिंग वे में है तो दैट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड, अगर डिक्रीजिंग वे में है तो दैट इज डिक्रीजिंग ट्रेंड। अप्स एंड डाउन से बिजनेस के प्रॉफिट में तो हम कहेंगे वो जिगजैग है, राइट। और इसके अलावा यदि वो कॉन्स्टेंटली एक जैसा प्रॉफिट हर साल कमाते हैं तो वी विल से दैट कि बिजनेस फर्म के जो प्रॉफिट है वो क्या है, कॉन्स्टेंट ट्रेंड शो कर रहे हैं। सो कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है उसकी स्टडी हम किसके बिहाफ पे करते हैं, ट्रेंड्स के बिहाफ पे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू कंपेयर द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एंड टू शो द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दीज आइटम्स, राइट। तो इनमें जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ उनका हम यहाँ बेसिकली डिस्कशन करके चलते हैं। चलिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिव्यू द बिजनेस ऑपरेशंस and to analyze the income and expenditure for 2 or more years। 2 या 2 से ज़्यादा साल के जो इनकम या एक्सपेंडिचर्स हैं उनका रिव्यू लेना, उनका एनालिसिस करना हम किस में करते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की एक स्टेटमेंट होती है जो हमें नेट प्रॉफिट के बारे में बताती है। तो उसी स्टेटमेंट को हम यहाँ क्या करते हैं, कंपेयर करके अपने करंट ईयर के डाटा को प्रीवियस ईयर के साथ, या अपनी फर्म के डाटा को किसी दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करके एनालाइज करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। थर्ड वन है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू एनालाइज द चेंज इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट टू स्टडी द ट्रेंड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसमें हम इंडिविजुअल आइटम्स को कंपेयर करते हैं किसके साथ, द टोटल ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना, जो भी हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है उसके साथ इसको कंपेयर करके चलते हैं और हर एक आइटम को परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं इन द वे ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। कॉमन बैलेंस शीट क्या है? कॉमन साइज बैलेंस शीट है
is prepared to analyze the change in individual item of balance sheet and to study the trend of assets and liabilities. या trend of assets and liabilities का क्या मतलब है कि whether assets are increasing or assets are decreasing in comparatively to previous year or comparatively to other assets. हम इनको जब भी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर एक जो है ना कॉमन बेस लेके चलते हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो कॉमन साइज या कॉमन साइज बैलेंस शीट हो। अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में है तो उसको मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेके चलते हैं, और कॉमन साइज यदि बैलेंस शीट है तो उसमें टोटल ऑफ बैलेंस शीट को बेस लेके चलते हैं। लाइबिलिटीज़ के लिए टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के लिए टोटल ऑफ एसेट्स। सो आज की क्लास में केवल हमें इतना ही डिस्कस करना था। कल हम लोग फुल फ्लैज इसके जो है ना चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। होप सो कि आपको जो आज मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो हमारे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी हैं, और इसमें अगर हम इनको ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप से इसमें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो ये चैप्टर नंबर हमारा जो है बुक में अलग अलग हो सकता है। फिलहाल मैं चैप्टर नंबर अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऐसे ही हो सकता है डीके गोयल सर की बुक में चैप्टर नंबर 4th and 5th हो या 3rd and 4th हो, जिसमें 2 अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। और ऐसे टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक में अलग हो सकता है, अजीत शर्मा सर की बुक में अलग हो सकता है, सुभाष सर की बुक में अलग हो सकता है। देखिए बुक कोई भी हो, आपको बेसिक चीज़ क्या समझनी है, कंसेप्ट। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सब कुछ क्लियर है, यदि आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो मेन फोकस कंसेप्ट क्लैरिटी पे रखिए। बुक वट एवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज, राइट। तो फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यदि अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी परचेज करते हैं तो इट इज़ बेटर एंड यू नॉट बेटर, इट इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है। डीके गोयल सर की जो बुक यूज करना है दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही चली आ रही है और बहुत बेस्ट बुक है वो भी हमारी। और मे बी आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी भी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमने +1 के एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। यदि कोई +1 क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो कैन कॉन्टैक्ट टू माई पर्सनल नंबर, राइट। तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन एडमिशन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन, फीस वगैरह सबमिट करनी है और आपका नाम जो है आप किसी भी स्कूल में अपने चला सकते हैं। हम आपको केवल कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कोचिंग प्रोवाइड करेंगे और आपका जो सिलेबस है उसको बेस्ट वे में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।